हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। ये जो हम लोगों की रिवीजन टर्म 1 का लास्ट रिवीजन सीरीज है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और वैसे भी आपको पता है जो 11th क्लास के जो कल एग्जाम है, इस वजह से मेरी क्लासेस भी चल रही थी, तो इस वीडियो को डालने में थोड़ा डिले हो गया। अभी मैं 10 बजे सोचो वीडियो ही बना रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये वीडियो आप लोगों को रात तक मिल जाएगा ताकि आप लोग फाइनल रिवीजन इस वीडियो से कर सके। और कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस पेपर में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो प्लीज पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। तो इस पेपर को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अरुण इज इंटरेस्टेड इन द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच स्टडीज ईच यूनिट ऑफ द अर्थ थ्रूली टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्लेनेट। इसमें क्या होता है, जब किसी एक चीज को पूरा होल यानी कि पूरे एंटायरली इसको स्टडी करते हैं, तो कह रहा है विच स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज दिस। इसमें से कह रहा है कौन सा इसमें से स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। चार ऑप्शन दे रखे, इसका आंसर है ए रीजनल एनालिसिस। आप लोग देख सकते हैं पहला ही चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर का ये आंसर है। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, दोनों में क्या कह रहा है कॉमन है। तो इसका आंसर है कि दोनों ही क्या है लेबर इंटेंसिव है, यानी में कि लेबर की हेल्प के द्वारा हम काम करते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये बेसिकली क्या है, बेसिक नीड्स के अंदर किसी भी इंसान के आते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में को पता है बहुत तरह के रिफॉर्म्स किए गए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कह रहे हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। पहला है कि शिफ्ट इन डिमांड ऑर्गेनिक सब्सिडाइजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इसमें तो देखो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सब्सिडाइज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, डिजिटलाइजेशन रिटेनिंग एग्रीकल्चर। तो इसमें जो है कि फोर्थ का हमारा आंसर है कि शिफ्ट इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक। इसमें किसी तरह के जो है बेसिकली रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में नहीं हुए। नेक्स्ट कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग ग्रोथ इंडिकेटर यूज टू मेजर द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स यानी कि पुराने टाइम में किसको ग्रोथ इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसका मतलब है इकोनॉमिक। मैंने कल भी आप लोगों को रिवीजन में क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है इसमें। तो कह रहे हैं ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ओनली फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ रिगार्डलेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। बिल्कुल सही है। इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन आउटर स्पेस कैन नॉट बी स्टडीड ज्योग्राफी, ये सही कह रहा है। कह रहा है कि नॉट द ट्रू ऑफ ज्योग्राफी। कह रहा है कि ज्योग्राफी इज रिलेवेंट ओनली इन द प्लेस दैट आर टेक्नोलॉजिकली डेवलप। जहां पे टेक्नोलॉजी अनडेवलप है केवल वहीं पे यूज होता है। तो इसका जो आंसर है सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फार्मर्स कह रहा है ना फेमस इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड हैज सेट अप प्रोडक्शन ऑपरेशन इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया। इट इज सो हैपन दैट 80% ऑफ इट्स वर्कर आर वुमेन। वहां पे जो वुमेन 80% जो वर्कर्स वुमेन है, महिलाएं हैं, वो आर स्किल्ड टेलर, टेलर के काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बट पेड वेरी लो वेज। यहाँ पे जो पेमेंट है बहुत ही कम वेज रेट उनको दिया जाता है। कह रहा है विच इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द कंपनी टू सेट अप प्रोडक्शन इन दिस इंडियन टाउन। की जो इंटरनेशनल कंपनी है वो यहाँ पे सेटअप किया है, क्यों, क्या रीजन है। पहला कि सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ इट्स इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस इन इंडिया, क्या इसीलिए वहां पे सेटअप किया है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ टाउन इन विच द प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप, जहां पे क्या है डेवलपमेंट ऑफ टाउन इन विच द प्रोडक्शन फैसिलिटी वहां पे सेटअप है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू चीप लेबर, या प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमेन। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको देखो यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द चीप लेबर। यहाँ पे लेबर जो है एक तो स्किल्ड है और उनको पेमेंट जो है बहुत कम देना पड़ेगा। जब हम तो ये यहाँ पे एक अच्छा काम होगा और हमें पेमेंट कम देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी है वो यहाँ पर सेटअप किया उन्होंने अपना बिजनेस। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो एनवायरमेंट है वो ह्यूमन पे हावी होता है। जब मानव जो है ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डेड था, तो इसीलिए वहां पे जो एनवायरमेंट था उसको पूजा करता था, उससे डर कर रहता था, उसके हिसाब से रहता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है डिस्क्राइब कर रहा है ना। एस्किमोज मेक इग्लूज विद आइस, मेट्रो सिटीज हैव बिल्डिंग ऑफ स्टील सीमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कैक्टस अदर हार्डी प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट, या सऊदी अरेबिया एंजॉय वेराइटी ऑफ इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स, तो ये भी नहीं है। देखिए बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी आ गई है। बच्चों को कंफ्यूजन किस में होगी, ए और सी में होगी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए कि एस्किमोज मेक इग्लूज विद आइस। हमको पता है ना जो एस्किमो जो है वो बेसिकली किससे, आइस से इग्लूज बनाकर रहते थे।
तो हम एनवायरनमेंट के हिसाब से रहते थे, हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना पड़ता, हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, ना तो हमें नॉलेज था, और दूसरा एनवायरनमेंट इतना डरते होते थे क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी तरह से हम पे हावी था। नेक्स्ट है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल इन फिनलैंड इज हाई, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फीमेल में फिनलैंड में बहुत हाई है, फिनलैंड वैसे भी बहुत अच्छा देश माना जाता है। कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच दीज स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पक्का पक्का श्योर जो है हमारा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ऑफ फीमेल इन फिनलैंड विल ऑल्सो हाई, कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है फिनलैंड की तो भैया HDI में भी उसकी जो रैंकिंग है HDI फीमेल इन फिनलैंड विल हाई। वुमेन इन फिनलैंड हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये होगा। द ग्रॉस नेशनल इनकम फीमेल इन फिनलैंड विल बी लो, ग्रॉस नेशनल इनकम ये कोई मतलब ही नहीं बनता। द गवर्नमेंट फिनलैंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन हेल्थ केयर, यंगर की गवर्नमेंट खर्च करती होगी, लेकिन इसने बोला डेफिनेटली ट्रू होगा, तो इसका आंसर ए होगा कि जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इन फीमेल फिनलैंड ऑल्सो हाई, कि ये जो है श्योर डेफिनेटली ट्रू होगा, अगर 9th का ये आंसर है। नेक्स्ट है कि शार्प एंड सडन चेंज इन पॉपुलेशन पिरामिड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट ड्यूरिंग विच पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज और डिक्रीज, कि बताना इसमें से या तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। यहाँ पे तो आपको देख लिया पिरामिड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1901 से लेकर 1996 तक का पॉपुलेशन पिरामिड दे रखा है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द पिरामिड शोन हियर ड्यूरिंग विच ऑफ दीज पीरियड वाज देयर अ सडन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन में सडन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन मतलब गिर गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ईयर्स दे रखा है, अब वैसे भी अगर नहीं पता तो आप उनको देख सकते हैं कि 1941 से 46 के बीच में 1951 तो देखा मैंने सभी में जो पॉपुलेशन है ज्यादातर इंक्रीज हुआ, यही एक ऐसा ईयर था 1941 से लेकर 1946 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड भी चल रहा था, और यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ज्यादा लोग मरे थे पूरे विश्व में। तो ये पॉपुलेशन जो दे रखा है कि देखिए ध्यान से कि 1941 से 46 के बीच में, आई होप आपको दिख रहा होगा, 41 से 46 के बीच में जो है पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई है, और आपसे वही पूछा है कि किस ईयर में ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, तो इसका आंसर है ई 1941 से 1946। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी में किसको इसमें इंक्लूड करना है। तो पहला दे रखा है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, द मॉर्टेलिटी रेट, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स इन अ कंट्री, या द फर्टिलिटी रेट। तो 11th का जो आंसर हमारा इसमें है कि PQS, यानी कि PQS जो आर है वो इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे डेमोग्राफी के अंदर, तो इसका आंसर PQS। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शो दैट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ओवर लास्ट 300 ईयर्स, कि लास्ट 300 सालों में जो पॉपुलेशन है वो चेंज हुआ है, वो क्या देखा ना कि है ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंज ओवर द लास्ट 300 ईयर्स, लास्ट 300 ईयर पॉपुलेशन चेंज हुआ है। दिख रहा है आपको पॉपुलेशन जो है पहले M में देखिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन देखिए इनवर्स है, यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बेसिकली हमारा आंसर M है, जो पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो फर्स्ट हमारा M इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विच ऑफ दीज ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग, लिखा ना कि IT डिग्री ऑफ द एजुकेशन, जिसमें हमें बेसिकली रिक्वायर अ डिग्री ऑफ एजुकेशन स्पेशलाइजेशन, किसमें इसमें जो ऑक्यूपेशन है ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। तो कह रहा है क्लर्क मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें ज्यादा जो है नॉलेज एजुकेशन स्पेशलाइजेशन जरूरत नहीं है। पर्सन ड्राइविंग अ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर, इसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और पर्सन काउंटिंग वोट्स इन इलेक्शन, इसमें भी ज्यादा नहीं है। पर्सन परफॉर्मिंग न्यूरो सर्जरी, देखो न्यूरो सर्जरी बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया में वैसे भी कम है, तो यहाँ पे जो है उस पर्सन को अपने एजुकेशन स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जो पढ़ाई है उसमें काफी उसको नॉलेज होनी चाहिए, तो ही वो अपने काम को सफिशिएंटली अच्छे से कर पाएगा। तो इसका आंसर हुआ D 13 का। नेक्स्ट है क्या पर्सन इन अ मॉडर्न नेशनल इकोनॉमी रिसीव अ टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल, व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द सच ट्रेनिंग, कि पर्सन है जो मॉडर्न नेशनल इकोनॉमी रिसीव करिए, क्या रिसीव करिए टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल, पर्टिकुलर एक सेट ऑफ स्किल को डेवलप कर रही है, ट्रेन हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका। तो कह रहा है एनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव बढ़ेगी, बेटर न्यूट्रिशन होगा, एक्सेस टू बेटर न्यूट्रिशन, डायरेक्ट और इमीडिएट पूछा, इसके बात का ध्यान रखना। लोअर इनकम पे अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेट टू अनदर प्लेस, भाई ये तो होगा लेकिन वो बाद में होगा। डायरेक्ट और इमीडिएट क्या होगा उसकी एनहेंस प्रोडक्टिविटी, उसका तुरंत जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट और सीधा सा जो असर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें कह रहा है कौन सा जो है फॉलोइंग एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, जब आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी ह्यूमन जो है डेवलप होगा। एजुकेशन लोन, ठीक है, पैसे लेके आगे पढ़ाई करेंगे। होम लोन से ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इससे भी फर्क पड़ेगा। कुकिंग क्लासेस, हो सकता है कुकिंग क्लास लेने से वो मास्टर शेफ बन जाए, कहीं पे अच्छा जगह पे काम कर सकता है, तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के अंदर आ रहा है। तो इसका 15 का आंसर हो गया हमारा सी, PRS। नेक्स्ट हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्लैश एट बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एट बर्न एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कि दे प्रैक्टिस्ड ओनली इन इंडिया, जी नहीं, ये अलग अलग देश में अलग अलग भागों में क्या जाता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये यूजली प्रैक्टिस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ये भी सही नहीं है। दे प्रैक्टिस इन्वॉल्व नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो बिल्कुल सही है, ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रॉप प्रोड्यूस बाय प्रैक्टिकली प्रैक्टिस आर यूजुअली एक्सपोर्टेड, ये भी ठीक नहीं है। ये वाला जो है कि नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही छोटे लेवल पे खेती करते थे, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे। नेक्स्ट है रमन इज अ स्मॉल फार्मर, वो छोटा सा किसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू हिम, तो वो छोटा किसान है, तो भैया कौन सा चीज पे एप्लीकेबल है? पहला, यूज मॉडर्न इनपुट्स एंड प्रैक्टिस हाईली मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग, भैया छोटा किसान है तो कैसे कर सकता है? बिल्कुल गलत। गेट ह्यूज कैपिटल बाय सेलिंग सरप्लस क्रॉप इन अ मार्केट, छोटा किसान है तो इतना पैसा कहां से मिलेगा उस सरप्लस को मार्केट में बेचने से। हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन हिज फील्ड, ये भी वो नहीं कर सकता। प्रोड्यूस मेनली फॉर सब्सटेंस, अपने ही जरूरत पूरी करने के लिए प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन डज द इमेज शो। देखिए आप सामने डायग्राम, आपके सामने फोटो दिख रही है, देख लिया आप लोगों ने। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18 का आप लोग को फटाफट से 4 ऑप्शन दे रखा है, माइनिंग, क्वेरिंग, शाफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। तो इसका 18 का हमारा आंसर है डी, ओपन कास्ट माइनिंग। ये सब सस्ता भी होता है और ये सेफ भी होता है। नेक्स्ट यार, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। कल ही मैंने बताया पुश वहां से भगा रहा है, भैया चीजें ठीक नहीं है वहां से भागो। पुल जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। बेसिक कम्युनिटीज, ठीक है, ये पुल फैक्टर है। नेचुरल डिजास्टर, बेसिक, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पुल फैक्टर। पुल फैक्टर यानी कि यहाँ पे क्या आपको बुलाएगा? तो बेसिक कम्युनिटीज अच्छी चीज है, ओवर पॉपुलेशन कभी भी अच्छी नहीं है, नेचुरल डिजास्टर भी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज पुल होगा, जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी? तो 19 का आंसर हो गया बी, ये आपको बेसिक एम्यूनिटीज है वो पुल फैक्टर यहाँ पर बनेगा। ओवर पॉपुलेशन अच्छी चीज नहीं है, नेचुरल डिजास्टर है कहीं पे, तो वहां पे भी क्यों लोग वहां पे जाना चाहेगा, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती तो वहां पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अर्बनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग से कौन सा जो है जिसके कारण वो अर्बनाइजेशन के होगा? पहला कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट ट्रांसफर टू द सेकेंडरी स्कूल द सेम विलेज, कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट है ट्रांसफर हो गए सेकेंडरी स्कूल में सेम विलेज के अंदर, क्या ये अर्बनाइजेशन है? और कह रहा है शू मेकर फ्रॉम अ टाउन विजिट अ नेबरिंग सिटी डेली टू सेल हिज प्रोडक्ट, कि शू मेकर जो है वो डेली अपने नेबरिंग सिटी में जाता है, वहां पर जाकर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। विलेज फार्मर विजिट अ सिटी बैंक फॉर लोन टू बाय फर्टिलाइजर एंड सीड्स, एंड अ टीचर ऑफ ए स्कूल इन अ विलेज सेटल इन अ सिटी फॉर हाई पेइंग जॉब। तो 20वें का जो आंसर है हमारा डी होगा, कि एक टीचर है स्कूल का, कहना स्कूल विलेज इन अ सिटी फॉर हाई पेइंग जॉब, वो वहां पे जाके सेटल हो गया। अर्बनाइजेशन मतलब क्या? एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाके बस जाना। क्यों? अच्छी फैसिलिटी कारण, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी कारण, अच्छी इनकम के कारण। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल टीचर है वो विलेज में था, सेटल हो गया कहाँ पे? एक शहर के अंदर, क्योंकि उसको हाई पेइंग जॉब वहां पे मिल गई है। तो ये जो है वो लीड टू अर्बनाइजेशन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग सेट टू द स्टेटमेंट। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जहां पे डेफिनेशंस दे रखी है, वहां पे जाके फटाफट देख लीजिएगा। तो 21 का हमारा आंसर है सी, एलन सिंपल। फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर ये बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नेगेटिविटी, कि भैया कौन सा जो फॉलोइंग फैक्टर्स है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर ये अफेक्ट करेगा। पहला दे रखा है कि बिल्डिंग रोडवेज फ्रॉम विलेज टू सिटी, क्या ये उसको नेगेटिव करेगा? नहीं। रिड्यूस फंडिंग इन मेट्रोलॉजी, अभी मैं मेट्रोलॉजी का मतलब बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। रिड्यूस फंडिंग इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को फंड करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा? एंड सब्सिडाइजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज किया जाएगा तो उसको नेगेटिव कैसे हुआ? क्या रिड्यूस फंडिंग इन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब होता है कि देखिए
कि मानसून वेरा को जो पता लगाते हैं साइंटिस्ट वेरा, उनके बारे में अगर पता ठीक से सरकार फंड देना बंद कर देगी, उस पर पैसा लगाना बंद कर देगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा और इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो पहले बहुत सारी चीजों को पता लगाया जा सकता था, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, ये सब चीजें धीरे धीरे क्या होगी, किसानों को पता नहीं चल पाएगा और जिसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये मेट्रोलॉजी मतलब बेसिकली मौसम विभाग जिसे हम कहते हैं। तो ये रिड्यूस फंडिंग जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23rd, अकॉर्डिंग टू द सम इकोनॉमिक्स विच ऑफ दीज इज अ टेम्परेरी अल्टरनेटिव। देखिए टेम्परेरी पूछा है, टेम्परेरी अल्टरनेटिव्स फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। कौन सा टेम्परेरी अल्टरनेटिव है फार्मर्स के लिए, इंक्रीज देयर इनकम, उनका इनकम इंक्रीज हो जाएगा और रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो 23rd का आंसर है डाइवर्सिफिकेशन देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम सीरियल्स। ये थोड़े टाइम के लिए तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रुक जाएगा। नेक्स्ट 24th की हाउ डज द रैपिड इंक्रीज इन प्रोटेक्शन अफेक्ट फॉरेस्ट, कि तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कह रहा है मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग दैट रिजल्ट इन क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल सही, अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या होगा, जंगलों को काट दिया जाएगा लोगों को घर बनाने के लिए, रहने के लिए। कह रहा है कि द फॉरेस्ट रिमेन अनचेंज्ड, पीपल लिव इन अ सिटीज एंड फॉरेस्ट अनचेंज्ड कैसे रह सकता है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो। मोर ट्री विल बी प्लांटेड देयर बाय इंक्रीजिंग द कवर ऑफ फॉरेस्ट, और ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे फॉरेस्ट कवर करने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लोग कर ही नहीं रहे, आप देख रहे हो। द बायोडाइवर्सिटी एनिमल एंड प्लांट्स विल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, ये कैसे अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए कि मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग एंड द रिजल्ट इन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है 25th। देखिए 25th जो है हमारा मैप है, आई होप आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, पहले एक बार अच्छे से स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक रियरिंग इंडस्ट्री, यानी कंट्री दैट इज एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे देखिए आपको 25th क्वेश्चन 25th पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है। या आप लोगों को वर्ड मैप में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा देश आता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 25th। सभी को बच्चे को पता होगा, इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हैं 25th साइड में छोटा सा आपका ये बना हुआ है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द फर्टाइल लोलैंड रीजन वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। 20C का आंसर है इसमें। यहाँ पे देख लीजिए 26 जो है यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जो किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है शेडेड सा है, 26 है, आपने देख लिया ये चीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फर्टाइल लोलैंड रीजन वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस क्या रहता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, डाउन, प्रेरीज, पंपास, डी वेल्ट्स। तो ये जो साउथ अफ्रीका ध्यान रखें, तो यहाँ पे क्या है वेल्ट्स। दिख रहा है आपको ये जो पूरा है ये साउथ अफ्रीका है, ये जो नीचे है ये वेल्ट्स। ये आपको पूरे पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका, ये सब पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा। मैंने कहा था वर्ड मैप आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है कि गैदरिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस, की जो गैदरिंग्स है वो ज्यादातर कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे की जाती है। तो आप देख लेते हैं कि इस 27th जो है वो कहाँ पे दे रखा है, हाई एल्टीट्यूड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि आइडेंटिफाई द प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी दैट रिलाइज हेविली ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी है जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, हेविली एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो इसका आंसर 28th का नोमैडिक हर्डिंग। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं, जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा सारे आंसर उसको बहुत ही क्लियरली मिल गए होंगे। नेक्स्ट है 29 का आंसर, द साइक्लिक माइग्रेशन सर्च ऑफ पास्चर्स कैरिड आउट इन द मार्क्ड रीजन। कि वो जाते हैं फिर एक सीजन के बाद फिर वापस आ जाते हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है उसको कौन सा बोलते हैं, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। हंटिंग तो शिकार करना होता है, झूमिंग मैंने बताया खेती है जहाँ पे, शैशा बर्न बोलते हैं विटिकल्चर में, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं उसको कल्टिवेट किया जाता है। तो इसका आंसर है ट्रांस ह्यूमंस, ये साइक्लिक माइग्रेशन, ट्रांस ह्यूमंस। अब नेक्स्ट है 30 से 48 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 15, बट यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को करेंगे ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आप लोग की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया ऑक्यूपाइड 2.4% ऑफ द वर्क लैंड एरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। In 10 years between 1991 and 2001, the population grew by nearly 21%. How does this affect forest? ये forest को कैसे affect कर रहा है?
तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि पहला कि मोर पीपल विल मूव टू लिव इन सिटीज, ड्यू टू दिस द फॉरेस्ट नियर विलेज विल रिमेन अनडैमेज्ड। दूसरा दे रखा है कि मोर पीपल मीन अ ग्रेटर नीड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दिस रिक्वायर मोर लैंड दैट्स रिजल्ट इन द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। में ज्यादा लोग होंगे तो उनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए, तो फॉरेस्ट को कवर कर दिया जाता है, वहां पे खेती की जाती है। मोर पीपल मीन्स इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वेस्ट वन कॉजिंग डैमेज ऑफ फॉरेस्ट थ्रू ओवर यूजेस। तो पॉपुलेशन बढ़ने से फॉरेस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो 30 का आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर है कि 30 का हमारा आंसर है ओनली मोर पीपल विल मूव, फॉरेस्ट के ऊपर इफेक्ट पूछा है यहाँ पे देंगे तो पी कह रहा है कि मोर पीपल विल मूव टू लिव इन सिटीज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट नियर विलेज विल रिमेन अनडैमेज्ड। ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्यू एन आर, कि ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे, उनको फूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा होगी जिसके कारण फॉरेस्ट को क्लीन किया जाएगा, फॉरेस्ट कम होंगे। और मोर पीपल मीन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑल रिसोर्स इंक्लूड फॉरेस्ट बेस्ड वन, जिसके कारण यानी कि ओवरऑल दिखाया गया कि जो फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा ही अगर ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो। नेक्स्ट 31 पे आज दिस टेबल शो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ दिख रहा है 1700 से लेकर यहाँ पे देखिए धीरे धीरे किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये भी आप लोगों के चैप्टर में दे रखा है, ग्राफ आप लोग को दिख गया होगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि द ग्लोबल पॉपुलेशन डबल बिटवीन, जो डबल है ग्लोबल पॉपुलेशन कब हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है 1804 से लेकर 1927, 1927 से 1960, 1974 से 1987, 1999 से 2012। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि डबल का मतलब 804 से लेकर 1927 में 1 बिलियन से 2 बिलियन, ठीक है, 1 से 2 डबल ही होता है। अब चलिए दूसरा भी देख लेते हैं 27 से 60 के बीच में, देखिए 27 से 60 के बीच में जो पॉपुलेशन है 2 से 3 हुआ है, डबल नहीं हुआ, 2 से 4 होता तो डबल, ये तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है 74 से 87, चलिए जी 74 से 87 4 से 5 हुआ है, ये भी डबल नहीं हुआ। नेक्स्ट है 1999 से 2012, 1999 से 2012 6 से 7 बिलियन है, यहाँ पे 1-1 बिलियन की इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन 1804 से 1927 में 1 से 2 हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी 1 बिलियन हुआ, पर 1 से 2 क्या हुआ, डबल हुआ। तो यहाँ पे डबल पूछा, तो ग्लोबल पॉपुलेशन डबल बिटवीन, तो 1804 से लेके 1927 यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32 कि सर्टेन कंट्री इन अ सब सहारा अफ्रीका, हमें पता है अफ्रीका के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वहां पे हमें रीजन पता है क्या एज अ, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि रिपोर्ट स्टॉलिंग इन देयर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हियर्स सम डेटा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, हर एक फैमिली में कितने बच्चे, देखिए इसमें 6 है 7। लिटरेसी फीमेल की जो है वो बहुत ज्यादा कम है, वो आपको ग्राफ में दिख ही रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है, 51, 50, 53। तो सहारा में वैसे भी डेवलपमेंट कम है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और जो पॉपुलेशन है वहीं पे ज्यादा ग्रो करते हैं बहुत तेजी से। तो कह रहा है व्हाट आर द रीजन ऑफ दैट कुड मोस्ट लाइकली हैव अफेक्टेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ दिस कंट्री। पहला है कि हाई फर्टिलिटी रेट के कारण वहां पे बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, हाई मॉर्टिलिटी रेट्स या लो लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी। तो हमारा जो 32 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। ये सारे ही जो रीजन है जिसके कारण यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट है 33 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ दैट प्लेस, कि कौन से कारण है जो किसी कारण पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो होती है। तो इसमें आपको इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नंबर ऑफ बर्थ तीनों पता होना चाहिए पहले। तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अ प्लेस, एक जगह की जो पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ रहा है, ठीक है, इसके क्या कारण होते हैं। तो पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए 33 में जो है हमारा, कि एमिग्रेशन मतलब होता है कि प्रवासी कुछ टाइम के लिए वहां पे आते हैं, जो परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए, काम करे और चले गए, दैट इज अ प्रवासीज्म कहते हैं। इमिग्रेशन जो बाहर से परमानेंटली उस जगह पे आकर बस गए, इमिग्रेशन। एंड नंबर ऑफ बर्थ, वहां पे जो लोग पैदा हो रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर इमिग्रेशन, नंबर ऑफ बर्थ होने चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी होता है, फिर वो लोग अपने काम करके चले भी जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा 33 का सी, सेकेंड एंड थर्ड। ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग इज व्हेन फार्मर मेंबर फार्मर, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज व्हेन मेंबर फार्मर फार्म ज्वाइंटली करते हैं, कंटिन्यू टू बी द ओनर ऑफ देयर लैंड इंडिविजुअली, भैया उनका जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअली रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द लैंड दे ओन, जितना उनके पास लैंड है, ओनरशिप है, उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूट वेजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज दे वर्क, जिसने जितने टाइम काम किया उसके हिसाब से उनको वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हु अमंग दीज विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग से किसको ज्यादा फायदा होगा? स्मॉल बिजनेस ओनर को, जो छोटे बिजनेस ओनर है, लैंडलेस लेबर को, या स्मॉल लैंड ओनर्स को, या ट्रेडर्स को। तो 34 का हमारा आंसर है सी, जो स्मॉल लैंड ओनर्स है, जिनके छोटे छोटे लैंड्स है, उनको बेसिकली ज्यादा फायदा होगा। कह रहा है इसमें कि जो सामी है मेड अ लिस्ट ऑफ व्हाट शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड वेरियस कंट्री बट मेड अ मिस्टेक इन वन एंट्री। आपको मैंने बताया जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको झूमिंग खेती, झूम की खेती जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में उसको मिल्पा जाना जाता है, ये भी ठीक है। मेक्सिको में इसको लैडिंग नहीं, मेक्सिको में इसको नहीं, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको दोनों में इसको मिल्पा जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लैडिंग से जाना जाता है। तो मेक्सिको की जो है उसने गलती कर दी, तो क्या गलत कर दिया भैया उसने? थर्ड जो है वो उसने गलत कर दिया, क्योंकि जो यहाँ पे दे रखा है आपको मेक्सिको में सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको दोनों में ही इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लैडिंग से जाना जाता है। तो थर्ड जो है वो गलत मैच हो गया। कह रहा है 36 व्हाई डू वी नीड टू यूज आवर रिसोर्स केयरफुली, हमें रिसोर्स को केयरफुली क्यों यूज करना चाहिए? तो आंसर दे रखा बिकॉज आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग, हमारी जो जरूरतें बिल्कुल बढ़ रही है। बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, हमको इसीलिए रिसोर्स को यूजफुल करना चाहिए, भी करेक्ट है। बिकॉज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए हमें सोच समझ कर रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए। बिकॉज वी नीड टू मेक द रिसोर्सेज लास्ट फॉर यूज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा यूज कर सके, जैसे हमने अपना रिसोर्सेज यूज किया, अपने को डेवलप किया, तो उनको भी ये चीज मिल सके। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज केयरफुली यूज करना चाहिए। तो ये सारे ही जो है वो आंसर इसके करेक्ट है। ये सारे कारणों से कारण हमें रिसोर्स को केयरफुली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं दिस ग्राफ शो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम। ये जो ग्राफ दिखा रहा है बेसिकली कह रहा है कि एक्स द ग्राफ प्रेजेंट अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट कंट्रीब्यूट टू सडन ग्रोथ इन अ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1600 से यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है 1700, 18। अब देखो 1800 के बाद सीधा जो है बेसिकली बहुत तेजी से जो ग्राफ है ऊपर बढ़ गया पॉपुलेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्स, एक्स के टाइम पे ऐसा क्या ऐसे रीजन हुआ होगा, कौन सा ऐसी घटना हुई होगी कि इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ गई है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रेन लाइक राइस और बार्ली बढ़ गया होगा। कह रहा है मंगोल इन्वेजन इनटू रीजन ऑफ ऑल ओवर एशिया, ये तो बिल्कुल नहीं होता। यूरोपियंस फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद चाइना एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जी हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हो गया था। दिस इज द मेन रीजन है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो वर्ल्ड में हो गई थी। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड ए फॉर असर्शन आर फॉर रीजन, रीड द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब असर्शन क्या कह रहा है कि इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड, यहाँ पे लैंड स्केयर है, कम है, रिसोर्स कैन बी इंक्रीज विथ इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखा ना भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या, जितने हमारे पास लैंड है चाहे स्केयर है कम है, हमने उस लैंड का प्रॉपर यूज किया और हमने क्या करा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। अब रीजन कह रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन was possible earlier on the same piece of land। एक ही पीस ऑफ लैंड पे जितना उनके पास लैंड था उसी लैंड पर उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया। देखिए assertion भी बिल्कुल ठीक है और रीजन भी बिल्कुल ठीक है और करेक्ट उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए और बी, इसका हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th। कह रहा शो द लोकेशन ऑफ चाइनाज मेन, क्या शो हेयर द लोकेशन ऑफ चाइनाज मेन जियोग्राफिकल फीचर्स। दिख रहा है आपको चाइना का जियोग्राफिकल रिवर्स दे रखा है, माउंटेन चाइना ये सब कुछ दिखा रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको याद रखा कि बेस्ड ऑन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैप लाइकली शो द रीजन इन चाइना विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि भैया कौन सा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। दिख रहा है आपको, पहले अपने ये वाला मैप देख लीजिए, दिख रहा है आपको 39। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है कौन सा है, इसका आंसर है बी। दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा जो है फॉलोइंग ऑप्शन जो डेवलपमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो पहला है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज ग्रोन फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि पॉपुलेशन जो है वहां पे एक टाउन की 1 लाख से 2 लाख बढ़ गई है, क्या ये डेवलपमेंट है? बिल्कुल भी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट केवल मैंने कहा ना बढ़ना नहीं होता, क्वालिटेटिव चेंज होता है। द मेडिकल फैसिलिटी टाउन हैव इंप्रूव, दैट इज अ डेवलपमेंट। कि मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गया टाउन के अंदर, तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ।
फिर है नंबर ऑफ स्कूल हैज इंक्रीज इन द टाउन, नंबर ऑफ स्कूल बढ़ गए, दिस इज अ डेवलपमेंट। रेट ऑफ क्राइम इन द टाउन हैज डिक्रीज, क्वालिटेटिव चेंज हुआ है ना, अच्छी चेंज हुई है। तो कह रहे हैं नॉट द डिस्क्राइब डेवलपमेंट, तो ये जो है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज ग्रोन फ्रॉम 1 लाख से 2 लाख, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 41 कि इन 2002 मैप हियर इज ऑर्थोडॉक्स one where territories are resized according to the subject of interest, what subject of interest does the map show? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए जी अब हम देखते हैं फटाफट से ये मैप। आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, आई होप सो दिख रहा होगा, ज्यादा जूम नहीं करूंगी, ठीक है, दिख रहा होगा। ये ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए कि भारत को देखिए, भारत को कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया, दिख रहा है आपको, और ऊपर देखिए चाइना, चाइना को भी कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया, रशिया को तो भैया गायब ही कर दिया उन्होंने। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से कि the 2002 map here is an unorthodox one where territories are resized, territory को resized किया गया according to the subject of interest, कौन सा subject वो interest है, with what subject of interest does the map show, कौन सा मैप यहाँ पे शो कर रहा है, लैंड एरिया को, भैया लैंड एरिया करेगा तो रशिया को थोड़ी दबा देगा, रशिया तो सबसे हाईएस्ट है। पॉपुलेशन को, यस पॉपुलेशन को दिखा रहा है कि देखिए चाइना और भारत फूलता जा रहा है, और भैया पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा तो वही है। फ्यूल प्रोडक्शन भारत में नहीं है इतना ज्यादा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में तो भैया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो भारत और चाइना को बड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं वो किस लिए, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से, रशिया को दबा दिया क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो इसका आंसर होगा बी पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट 42 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बनाइजेशन इन रूरल एरिया, कौन सा है फॉलोइंग इंडिकेटर है जो अर्बनाइजेशन इन रूरल एरिया का। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू क्लासरूम ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग में न्यू क्लासरूम बनाते, क्या ये अर्बनाइजेशन है, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन इंक्रीज हो गया, ये अर्बनाइजेशन इंडिकेटर है। फ्रीक्वेंट ट्री प्लांटेशन ड्राइव या प्रेजेंस ऑफ लार्ज मार्केट, दैट इज अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ मार्केट, मार्केट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इंडिकेटर। हाउ डज द लाइव स्टॉक फार्मिंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग जो है, हाउ डज द लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। हैवी यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय लाइव स्टॉक, इसका आंसर है 43 का सी, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइव स्टॉक मैन्यूर। देखो जी डीकम्पोजिशन से कारण जो मीथेन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसीलिए ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिंग फार्मिंग सोसाइटी, कि मेन जो उद्देश्य है वो कोऑपरेटिंग फार्मिंग सोसाइटी का क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको टू एंश्योर प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को एंश्योर करना प्रॉफिट, प्रोवाइड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर एट चीपर रेट्स, टू एनकरेज पीपल टू बाय ओनली फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना, कि टू एनकरेज प्रोड्यूस टू यूज ओनली ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो 44th का आंसर ये है कि टू एंश्योर प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसको भी एंश्योर करना कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है द रैपिड अर्बनाइजेशन इंडिया शुड टेक प्लेस अलॉन्ग विद द रैपिड रिडक्शन इन पॉवर्टी, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, द रैपिड अर्बनाइजेशन इंडिया शुड टेक प्लेस अलॉन्ग विद द रैपिड रिडक्शन इन पॉवर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमीडिएट वे विच द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पॉवर्टी इंडिया, इमीडिएट बताए, एकदम सही से बताए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ, ये कोई इमीडिएट नहीं हुआ। प्रोवाइड बेटर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू द पीपल, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप मोर फैक्ट्रीज या एनकरेजिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ये सही जो है क्या एकदम से इफेक्ट पड़ेगा, 45 का आंसर होगा सी, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप मोर फैक्ट्री, ये अगर फैक्ट्रीज ज्यादा खुलेगी तो अपने आप क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। ये पूछा ना उसने कि रैपिड रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी को एकदम से कैसे दूर किया जा सकता है, लोगों को काम देके, जॉब देके, फैक्ट्री सेटअप करके। नेक्स्ट है 46 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पे दे रखा है बिग सिटीज हैव ऑलवेज बीन built on a mountains, most of the ancient civilization rose by the rivers, densely populated cities are found in desert, और population is the highest in cold places। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को पढ़े, which of the following statement best explain relation between the climate and soil fertility and population density of a place, कि जो क्लाइमेट और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर पहले के टाइम में भी लोग कहाँ पे ज्यादातर बसते थे,
रिवर्स के पास, नदियों के पास। ज्यादातर सभ्यता कहाँ पे डेवलप हुई? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, जहां पे नदियां होती थी, सॉइल होता था, जहां पे, क्योंकि जहां पे पानी होगा वहां की सॉइल फर्टिलिटी होगी। तो ये कौन सा जो है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, ये मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन रोज बाय रिवर्स। आपने देखा ही है कि जहां पे नदियों के पास वहां पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। हाइजीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव अ गुड क्वालिटी लाइफ सिटीजन। तो इसका आंसर होगा तीनों, DABC। नेक्स्ट है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। कह रहा था प्रेशर ऑफ लैंड resources increase with more demand for food production. The pressure on land resources are increased with more demand of food production. बिल्कुल सही है। This had forced farmer to develop land for agriculture production, adopt intensive and unsustainable land use technique that can cause high level of soil erosion. Increasing presence of urbanization, industrialization, and anthropogenic activities such as buildings of road, dams, construction activities are also increasing the rate of the erosion of soil in India. The different kind of increasing extent of erosion contributes rapid conversion of cultivated land to the wasteland. जो cultivated land थे जिसके कारण वो भी क्या हो रहे, barren हो रहे, waste हो रहे हैं. For example, recent evidence show that about 20% of total geographical area of country has been converted to the wasteland. यानी कि वो खराब हो चुके, barren हो चुके, बंजर हो चुके, जिस पे अब cultivation नहीं कर सकते. Since the cause of soil erosion different from one area of the other, causes जो है अलग-अलग area में अलग-अलग है. Different methods such as controlling tillage, contract bunding, construction of check dams, terrace farming, etc. are used to prevent soil erosion and improve soil quality. ये आपका टॉपिक था। अब इसके पे क्वेश्चंस पूछा, तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को फटाफट से ले लेते, क्या कह रहा है। Which category of land use will increase due to soil erosion? Soil erosion का कौन सा टाइप का लैंड बढ़ रहा है? परमानेंट ग्रेजिंग लैंड, बिल्कुल भी नहीं। कल्टिवेटेड लैंड नहीं, अपने देखा कल्टिवेटेड लैंड तो वेस्ट लैंड में हो रहा है। फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। बैरन, बैरन मतलब वेस्ट लैंड, जो लैंड कल्टीवेशन के लायक नहीं है, बंजर जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन इंटरवेंशन कॉजिंग ऑफ सॉइल इरोजन, जो ह्यूमन इंटरवेंशन कॉजिंग नहीं है सॉइल इरोजन का। टेरेस फार्मिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल है। ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, अडॉप्टिंग इंटेंसिव एंड यूज टेक्निक, तो ये देखिए सारे यहाँ पे हमें रीजन दिखा रखे थे। तो यहाँ पे देखा आपने कि टेक्निक देखा ना, कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सच एज द एक्टिविटी बिल्डिंग ऑफ रोड्स और अर्बनाइजेशन, दिख रहा है आपको। तो ये सारे ही जो है इसमें रीजन थे। ग्रेजिंग, डोमेस्टिक एनिमल, सॉइल इरोजन है, अडॉप्टिंग इंटेंसिव लैंड यूज टेक्निक। तो जो टेरेस फार्मिंग है ये जो है सॉइल इरोजन कारण नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द, तो हमारा आंसर 50 का ए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर द प्रेशर ऑफ लैंड रिसोर्सेज। आखिर रीजन क्या है? तो हायर डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए इनको ये इतना काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है 52 का, कि देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क एज असर्शन और रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि सॉइल इरोजन इंक्रीज इन इंडिया, तो बिल्कुल सही है। द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग है कि कारण के अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ग्राफ दैट शो कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो देख रहे हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, ये दिख रहा है आपको, ये बर्थ रेट और डेथ रेट है। पहले कितना कम गैप था टोटल पॉपुलेशन फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि इसमें द बर्थ रेट दोनों रेट, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सेकंड स्टेज में क्या हुआ, इनके बीच गैप बढ़ता क्या बढ़ता क्या बढ़ता क्या। थर्ड स्टेज में देखो सबसे ज्यादा गैप दिख रहा है, फोर्थ में। तो ये सारे स्टेजेस आपको दिखा रखे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ते हैं। स्टेज थर्ड इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। What benefit can be economy reap by reaching stage third? अगर थर्ड स्टेज पहुंच के कौन सा उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो 53 का हम देखते हैं, कह रहा है हाई कॉस्ट ऑफ रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पालने में ज्यादा कॉस्ट आएगा। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। तीसरा क्या है, लार्ज यंग पॉपुलेशन दैट विल एंटर द वर्कफोर्स, या डिमांड फॉर एक्सेस जॉब विच मे और मे नॉट बी क्रिएटेड। तो इसका आंसर है 53 का सी, कि भैया लार्ज ज्यादा अगर बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, यंग पॉपुलेशन जो होगी वो ज्यादा हमारे पास होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ दीज
पॉपुलेशन पिरामिड कॉरेस्पॉन्डेड टू स्टेज 4। स्टेज 4 जो है देखिए दे रखा है आपको कि स्टेज 4 जो है यहाँ पे आपको दे रखा है स्टेज 4 दिखा आपने। तो यहाँ पे कह रहा है 54 के अंदर कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये भी कि मेल फीमेल है, यहाँ पे एज 85 प्लस 0 से ये सारे एज दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्टेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स है दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ पीपल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ABCD बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ दीज पॉपुलेशन पिरामिड कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेज 4। तो स्टेज 4 के अंदर क्या होता है आप देखिए, स्टेज 4 में दिख रहा है आपको, स्टेज 4 में यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, दिखा आपको। तो 54 का जो हमारा आंसर है पिरामिड सी। नेक्स्ट है 55, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमी इन स्टेज 2। स्टेज 2 में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो स्टेज 2 में देखिए यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही, देखिए डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच, यानी कि पॉपुलेशन क्या रहा है ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो स्टेज 2 जो है वो क्या कह रहा है कि इसमें बेसिकली किस टाइप की हमारे इकोनॉमी होगी 55th के अंदर। कह रहा है कि लो स्टैंडर्ड लिविंग, वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फैमिलीज ट्राई एंड हैव मैनी चिल्ड्रन। बी कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन। तो भैया स्टेज 2 में पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंक्रीजिंग ओल्ड पीपल, लेसर नंबर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ये आप लोग अपने फटाफट अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये जो है 4 स्टेजेस हैं, आपको फटाफट से पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे जापान इज सून अप्रोचिंग द ग्लोबल हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली सिटीजन। आपको पता है जापान के लोग बहुत ज्यादा तम जीते हैं, और जापान की प्रॉब्लम पे यह है कि वहां पे बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पे इन्होंने प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन रेट है, ग्रोथ रेट, उस पर तो कंट्रोल कर लिया, पर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कारण वहां पे बूढ़े लोग जो है, ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। विच ऑफ दीज हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस फेनामिना। कि लो बर्थ रेट, बिल्कुल सही है, लो बर्थ रेट है। लो फर्टिलिटी रेट 56 का आंसर, वहां फर्टिलिटी रेट भी कम है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जी नहीं, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तभी तो लोग बूढ़े लोग वहां पे ज्यादा है। तो आंसर हो गया नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट है, इसमें जो है दे रखा है बेसिकली जो दूसरे बच्चों के लिए वो है, पर एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक। फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक में क्या होता है, हाई फर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट, ज्यादा लोग पैदा भी होते हैं, ज्यादा लोग मरते भी है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें 54th में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द करेंट स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द इनकरेक्ट। तो आपके पास दे रखा है ऑल कंट्री आर गोइंग थ्रू द पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकरेक्ट है। कह रहा है ऑल कंट्रीज आर इन द सेम स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मॉर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। डिफरेंट कंट्रीज शो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये कह रहा है ऑल कंट्री आर द सेम स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक, जी नहीं, सभी कंट्री का अपना अलग अलग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। 55th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हाई फर्टिलिटी रेट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, कौन सा रीजन है फॉर हाई फर्टिलिटी रेट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कह रहा है पहला कि इंक्रीज इन माइग्रेशन, माइग्रेशन कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, इंप्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन, जी नहीं, इसका आंसर है बी की लैक ऑफ द अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है फैमिली प्लानिंग कारण, जिसके कारण वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे, हाई फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 की हाउ मेनी स्टेजेस डज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कितने स्टेजेस है डेमोग्राफिक का, ये फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे। देखा आपने, अभी आपने खुद ही देखा कितने स्टेजेस यहाँ पे आप लोगों को दिखे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आए थे, यहाँ पे आप देखो अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 57 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन दे रखा है। 57 से हमें क्वेश्चन बेसिकली करना है। इसमें आपको देख लीजिए टेबल दे रखा है, रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग रीजन दे रखा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको दे रखा है पॉपुलेशन, लैंड एरिया, डेंसिटी। तो यहाँ पे फटाफट से आपको टेबल के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है कि अकॉर्डिंग टू टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर फेवरेबल फैक्टर लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सपेंशन। भैया पॉपुलेशन एक्सपेंशन की बात है तो सबसे पहले जहां पे चाइना दिख जाए मार दो चाइना। रिस्पॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द पॉपुलेशन एक्सपेंशन से लीस्ट, किसमें सबसे लीस्ट है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो पॉपुलेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, सबसे लीस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है सबसे कम पॉपुलेशन। तो ये क्या होगा, बी
नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन. फर्स्ट एंड थर्ड डेंसिटी. तो 146 में से 32 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 112. ये आपका सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. डिफरेंस बिटवीन पूछा है. और किसका डिफरेंस बिटवीन पूछा है आपसे? पॉपुलेशन डेंसिटी का. तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दे रखा है, फर्स्ट का, थर्ड का. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, व्हाट द मोस्ट डिफरेंस द पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट डेंसिटी. अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड मोस्ट, जी नहीं, फर्स्ट ये है, थर्ड मोस्ट डेंसिटी देखना है आपको. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देना. इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होते, जो भी आपको बोला होगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा. तो आई होप आपको समझ में आएगा. ये पेपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चंस भी थे. तो ये जो ड्रामिक जो आपका ये था क्वेश्चन की, अभी मैंने बताया था ना, ये जो ट्रांजिशन थे, कितने स्टेजेस होते हैं, ये सब आपको दोबारा से करना है. ये किस देशों में होता है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा. जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वगैरह है, ये हमारी ज्योग्राफी की टर्म 1 की लास्ट डिवीजन है. इसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में. और मैंने लेट देखा, इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी लेट वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे और भी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे. कल 11th का पेपर का भी बच्चों का भी एग्जाम है, आप लोगों के भी एग्जाम है. बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी की है. और फिर भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम है. और मेरा फर्ज बनता है कि जो बच्चे मेरे साथ रहकर पढ़े हैं, अगर कोई भी तरह की डिफिकल्टीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. मैं लाइव होना चाहती थी, लेकिन आपको पता है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के भी एग्जाम चल रहे हैं, जिसके कारण मैं लाइव नहीं हो पाई. बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी, ताकि आपका जो कल एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो सके. और हाई सभी बच्चे ने तैयारी कर ली होगी, पर इस वीडियो से एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक. सभी अपना बेस्ट करके आएंगे, डरना नहीं है. बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया आपने, एनसीईआरटी बुक को पकड़िए, बस उसी पे फोकस कीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से आपके आ जाएंगे. थैंक यू.